वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? ग्रेट। तो क्या आपने प्रीवियस वाले सेशंस को रिवाइज किया? एनी कंफ्यूजन? अभी तक जितना भी हम लोगों ने मेमोरी टॉपिक में डिस्कशन किया है, चाहे वो रैम की बात हो, रोम की बात हो, फर्मवेयर की बात हो, या फिर बात हो प्राइमरी मेमोरी की, रजिस्टर की, रजिस्टर कहाँ होती है सीपीयू के अंदर, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो फास्टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर, है ना। ऐसी कई बातों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। बिल्कुल मधु, आप चैट में पूछ लीजिएगा, टीम आपको हेल्प कर देगी। ऑफलाइन मोड में चैट सेक्शन में जाकर आप अपने मैसेज को टाइप कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट है कोर्स के अलावा, है ना, टॉपिक से अलावा, वो टीम आपको हेल्प करेगी। आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग व्हाट, ये पार्ट। यानी अभी तक प्रीवियस वाले सेशन में हम लोगों ने रैम और रोम के डिटेल्ड वर्जन में डिस्कस किया था कि रैम कितने तरीके की होती है, रैम का काम क्या होता है, रोम कितने तरीके की होती है, रोम का काम क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रिगार्डिंग कैशे मेमोरी पर। अगेन दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैशे मेमोरी, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, इन सबसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं कैश मेमोरी के बारे में। पहला क्वेश्चन, कैश मेमोरी कैसी मेमोरी होती है? ये टेम्परेरी है या ये परमानेंट है? तो मैंने आपको बताया था जितनी भी फास्टेस्ट मेमोरी होती हैं वो सभी हमारी टेम्परेरी होती हैं। तो आंसर क्या हो गया? दिस इज टेम्परेरी मेमोरी। सेकंड, अगर ये टेम्परेरी मेमोरी है, अगर कैशे मेमोरी एक प्रकार की टेम्परेरी है, तो क्या हम इसको वोलाटाइल भी बोल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि टेम्परेरी का दूसरा मतलब क्या है? वोलाटाइल इन नेचर। इसका स्वभाव कैसा होगा? टेम्परेरी यानी वोलाटाइल नेचर का। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश मेमोरी वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी भी है, लेकिन अगर फास्टेस्ट की बात की जाएगी तो सबसे पहले हम ऑप्शन में क्या देखेंगे? रजिस्टर। रजिस्टर अगर नहीं मिलेगा तो उसके बाद जो दूसरा हमें देखना है वो क्या देखना है? कैशे। और तीसरा जो हमें देखना होता है वो रैम है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये भी एक प्रकार की फास्टेस्ट मेमोरी है। ठीक। फोर्थ, कैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ। कैश मेमोरी आखिरकार किससे मिलके बनी होती है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैश मेमोरी आखिरकार बनती कैसे है? तो जब हम आपको रैम टॉपिक पढ़ा रहे थे, वहां पर हमने आपको यह बताया था कि कैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ एस रैम, यानी स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम कितने तरीके की थी? दो तरीके की, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक रैम का यूज क्या था? कैश मेमोरी को डेवलप करने के लिए, जबकि डायनेमिक रैम, जिसको डी रैम बोल रहे थे, इसका मेन यूज क्या था? हमारे लैपटॉप्स में, कंप्यूटर में, जितने भी गैजेट हैं उनमें जो रैम लगी होती है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रैम। और अगर तीसरे रैम की बात करें तो दैट इज कॉल्ड एस डी रैम, यानी सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। सिंक्रोनस डायनेमिक रैम हमारी वो रैम थी जो कंप्यूटर के क्लॉक को मेंटेन करती है, जो डेट और टाइम को मैनेज करती है, जो डेटा को सिंक करती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंक्रोनस
डायनेमिक रैम। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? वेरी गुड, फोकस होके पढ़ लो कृष्ण कुमार ठाकुर, है ना, बाद में पूछना ये सब चीजें। पहले पढ़ने आए होते हो, कंफ्यूजन इधर उधर के लेकर चले आते हो, है ना, पहले फोकस करो अच्छे से। कैश मेमोरी क्या है? टेम्परेरी है। दूसरा वोलाटाइल है नेचर में। तीसरा क्या है? फास्टेस्ट है यानी तेज है। चौथा क्या है? ये मेड अप ऑफ स्टैटिक रैम है यानी एस रैम है। फिफ्थ पॉइंट, कैश मेमोरी लाइज बिटवीन, कैश मेमोरी जो है वो किस मेमोरी के बीच में लाई करती है, यानी ऐसी कौन सी पार्ट्स हैं जिनके बीच में कैश मेमोरी लगी होती है? तो आंसर है सीपीयू, जिसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, पहला। और दूसरा है दैट इज कॉल्ड रैम। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड रैम, जिसे प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है ना। ये बात तो आप लोग जानते हैं कि सीपीयू इज कॉल्ड एज प्रोसेसर, जबकि रैम इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। यस और नो? तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? एग्जाम में क्वेश्चन ये मिलेगा कि कैश मेमोरी किसके बीच में रखी होती है, किसके बीच में लाई करती है? तो आंसर या तो दिया होगा सीपीयू एंड रैम, ये करेक्ट हो जाएगा, या फिर दिया होगा प्रोसेसर एंड प्राइमरी मेमोरी, तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? सीपीयू, और प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? दैट इज रैम। कोई डाउट? इन 5 पॉइंट्स में कोई भी डाउट? आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, अगर कैश मेमोरी को अगर हम परमानेंट करेंगे तो क्या होगा? क्या ये पॉसिबल है कि कैश मेमोरी को परमानेंट कर दिया जाए? यस, इट इज पॉसिबल। लेकिन अगर कैश मेमोरी को परमानेंट करेंगे तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कई बार इस प्रकार के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में कि इफ कैश मेमोरी इज परमानेंट, ये परमानेंट होती तो नहीं है, लेकिन अगर इसे परमानेंट कर दिया गया, इफ कैश मेमोरी इज परमानेंट, देन व्हाट विल इट अफेक्ट? तो ये क्या इफेक्ट करेगी, यानी इसका नुकसान क्या हो जाएगा? इसको परमानेंट करने पर सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द गैजेट। अगर हम रजिस्टर को परमानेंट करते हैं, अगर हम रैम को परमानेंट करते हैं, या हम कैश मेमोरी को परमानेंट करते हैं, तो ये क्या करेगी? इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द गैजेट। ये उस पार्टिकुलर डिवाइस, उस पार्टिकुलर गैजेट की कॉस्ट को इंक्रीज कर देगी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड ऑफ कैश मेमोरी, ये किस में नापते हैं? अगर ये स्मॉल इन साइज है तो इसकी स्पीड को किस में मेजर किया जाएगा? बिट्स में। क्योंकि यहां पर जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? 0 और 1 के फॉर्मेट में, यानी कॉम्प्रेस फॉर्मेट में। तो इसका मतलब जो स्पीड ऑफ कैश मेमोरी है, या फिर कई बार साइज भी पूछ लेते हैं कि साइज ऑफ कैश मेमोरी इज मेजर्ड इन, तो भी आंसर क्या होगा? इन बिट्स, इन 0 और 1, है ना, एंड नहीं, 0 और 1। नेक्स्ट, 8th पॉइंट, क्या बचा? स्पीड हो गया, साइज हो गया, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी, कैश मेमोरी की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं? परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? अगर कोई चीज टेम्परेरी होती है तो इसका मतलब कि जब उसका यूटिलाइजेशन हमें करना है तब हम करते हैं, और जब यूटिलाइजेशन नहीं करना तो उस चीज को हम फ्री कर देते हैं। सर इसका मतलब क्या है? जरा ध्यान से समझो।
अगर हम बात करें फ्लाइट की, है ना, ये एरोप्लेन की, जब हम फ्लाइट से उड़ते हैं तो फ्लाइट क्या है, टेम्परेरी है ना। हम इसमें सिर्फ क्या करेंगे, चढ़ेंगे, सफर करेंगे और उतर जाएंगे, सिर्फ इतना ही तो करेंगे, है ना। उस फ्लाइट को घर में लेकर थोड़ी ना आएंगे। तो इसका मतलब कि जितनी भी चीजें टेम्परेरी हैं उनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कुछ समय के लिए, और बाद में उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ताकि दूसरे पैसेंजर भी उसमें सफर कर पाए, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप कभी फ्लाइट में अगर सफर करते हैं तो बेसिकली आप उसमें बैठ के, जिस कुर्सी में आप सफर करेंगे, जिस सोफा सेट में बैठ के आप सफर करेंगे, वो घर ले आएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने 5,000 रुपए दिए हैं, हमें ये कुर्सी दे दो जिसमें बैठकर हम आए हैं, ये चेयर दे दो जिसमें बैठकर हम आए हैं। ऐसा तो नहीं होगा। ये एसी भी हमें दे दो, ऐसा भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कि उसको हम यूज करेंगे और वहीं छोड़कर चले आएंगे ताकि दूसरे लोग उसका इस्तेमाल करें। इसलिए परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, जिसको कई बार हम लोग हिट रेशियो भी बोलते हैं। लेकिन अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने लगा है वो बनने लगा है इससे, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से। सर इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो कहानी समझाई ये तो समझ में आई, लेकिन ये जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है ये समझ में नहीं आया। आइए समझते हैं। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने सपोज करिए किसी एक चीज का इस्तेमाल किया, आपको वो चीज अच्छी लगी, तो आपने सामने वाले से भी कहा देखो ये बढ़िया प्रोडक्ट है, इसका यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक परफ्यूम यूज करी, आपने एक डिओड्रेंट यूज किया, आपको बहुत पसंद आया। आपके फ्रेंड ने पूछा यार तुम्हारे पास से जो इस फ्रेग्रेंस आ रही है ये काफी अच्छी आ रही है, तुम कौन सा यूज करते हो। तो आपने बता दिया कि बेटा देखो मैं मोगरा का परफ्यूम लगाता हूं, ये बेटर कंपनी का है ना। ये आपने बता दिया देखो मैं इस फला फला कंपनी का परफ्यूम लगाता हूं, ये बेटर कंपनी का, ये यूज कर लो। उसने कहा ठीक है। ये क्या है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है, यानी आपने उसको रेफर कर दिया। और इसी रेफरेंस करने को क्या बोलते हैं, हिट रेशियो बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जरा और अच्छे से समझते हैं। कंप्यूटर में दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो सीपीयू है, हमने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि इसको कभी भी आइडल नहीं छोड़ते। आइडल का मतलब इसको कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। इसका मतलब कि हमारा मेन काम क्या है कि सीपीयू को हमेशा बिजी रखा जाए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सीपीयू को हमेशा बिजी कैसे रखें। सीपीयू को कोई ना कोई डेटा देगा, सीपीयू से कोई ना कोई काम करवाएगा। तो ये काम करवाता कौन है सीपीयू से, सीपीयू को आखिरकार जो डेटा है या जो इंफॉर्मेशन है वो कौन देता है। आंसर है वो मेमोरी जो सीपीयू के अंदर लगी होती है वो सीपीयू को डेटा देगी, यानी रजिस्टर। तो सीपीयू को डेटा देने का काम किसका है, रजिस्टर का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि जब भी अगर सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए कोई भी डेटा चाहिए तो वो किससे मांगेगी, रजिस्टर से। लेकिन अगर रजिस्टर के पास में वो डेटा नहीं है, क्योंकि रजिस्टर क्या है, टेम्परेरी मेमोरी, तो हो सकता है कई बार रजिस्टर के पास में कोई डेटा हो ही ना जो सीपीयू को चाहिए। फिर सीपीयू उस डेटा की रिक्वेस्ट किससे करेगा, अगर रजिस्टर से नहीं मिलेगी तो कैशे मेमोरी से करेगा कि भाई सुनो मुझे डेटा की रिक्वायरमेंट है ताकि मैं उसको प्रोसेस कर पाऊं। कैशे मेमोरी कहेगा ठीक है मैं बताता हूं ढूंढ के अपने अंदर। अगर कैश मेमोरी में डेटा मिल जाएगा देन वेरी गुड, लेकिन अगर कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फिर सीपीयू आएगा और रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। लेकिन अब ये रिक्वेस्ट किससे करेगा, कैशे में भी डेटा नहीं मिला तो अब ये रिक्वेस्ट करेगा रैम से। सीपीयू कहेगा मैंने रजिस्टर में भी ढूंढा, मैंने कैशे मेमोरी में भी ढूंढा, मैंने, लेकिन फिर भी मुझे डेटा नहीं मिला। तो रैम कहेगी रुको मैं जरा अपने अंदर डेटा ढूंढ के देखती हूं, क्या जो डेटा तुम्हें चाहिए क्या वो डेटा मेरे पास में है।
अगर रैम में मिल जाएगा तो बल्ले बल्ले है, लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर रैम भी तो टेम्परेरी है, हो सकता है डेटा रैम में भी ना मिले। अगर डेटा रैम में भी नहीं मिलेगा तो क्या होगा बताओ? सीपीयू कहेगा अब मैं डेटा ढूंढूंगा किसमें, हार्ड डिस्क में या फिर एसएसडी में। अगर डेटा रजिस्टर में भी नहीं मिला जो सीपीयू को चाहिए, अगर वो डेटा सीपीयू को जो चाहिए वो कैशे में भी नहीं मिला, वो रैम में भी नहीं मिला, वो किस में ढूंढेगा, हार्ड डिस्क में और एसएसडी में। क्या यहां डेटा मिलेगा? ये बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, ये परमानेंट मेमोरी है, तो इसका मतलब यहां तो डेटा मिलेगा ही मिलेगा, यहां तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं कि डेटा ना मिले। सीपीयू ने कहा जग ढूंढया तेरे जैसा ना कोई, है ना, जग ढूंढया तेरे जैसा ना कोई। क्यों? उसने कहा मैं रजिस्टर भी ढूंढ के आ गया, मैंने कैश में भी ढूंढ लिया, मैंने रैम में भी ढूंढ लिया, लेकिन डेटा मुझे मिला कहां, हार्ड डिस्क और एसएसडी में। लेकिन इसका एक डीमेरिट भी है। अगर आप सोचें इतने ढूंढने का डीमेरिट क्या है, सीपीयू ने अगर रजिस्टर में डेटा ढूंढा और नहीं मिला तो क्या टाइम वेस्ट हुआ? सीपीयू ने अगर कैश मेमोरी में डेटा ढूंढा और नहीं मिला तो क्या टाइम वेस्ट हुआ? क्या उसने रैम में डेटा ढूंढा और नहीं मिला तो क्या टाइम वेस्ट हुआ? जी हां, ये वेस्टेज ही तो है। फिर उसको हार्ड डिस्क में ढूंढना पड़ रहा है और फिर जाकर उसको मिल रहा है। इसका मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस तभी मानी जाएगी जब डेटा रजिस्टर में मिल जाए या कैशे में मिल जाए या बहुत ज्यादा रैम में मिल जाए। लेकिन अगर सीपीयू को हार्ड डिस्क में डेटा ढूंढना पड़ रहा है, इसका मतलब कि ये प्रोसेस टाइम टेकिंग है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब जरा मुद्दे की बात समझो, अगर डेटा कैश में मिल गया तो इसे क्या बोलेंगे, हिट। इफ द सीपीयू इज सर्चिंग द डेटा इन कैशे and data is found in the cache memory, then this process is called hit ratio या hit. If the CPU is searching the data in a cache memory and the data is not found in the cache memory, it means this is called miss ratio. क्या ये बात समझ में आई? अगर कैश मेमोरी ने डेटा को सर्च किया, अगर सीपीयू ने डेटा को सर्च किया कहां पर, कैश मेमोरी में, डेटा मिल गया, इसे क्या बोला, हिट रेशियो। अगर सीपीयू ने डेटा सर्च किया किसमें, कैश मेमोरी में, डेटा नहीं मिला, इसे क्या बोल दिया, मिस रेशियो। लेकिन वो डेटा मिलेगा कहां पर, रैम में, है ना, फिर वो रैम में सर्च करेगा, तो इसलिए हमने मिस रेशियो को कहां पर लिख दिया, रैम में, क्योंकि अगर कैश में नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा, रैम में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो अब जरा इन दो पॉइंट्स को मेंशन भी कर देते हैं यहां पर। व्हेन सीपीयू सर्च any data in cache memory, data is found in cache memory, then it is called hit ratio. When CPU search any data in cache memory and data is found in the cache memory, then it is called hit ratio. Whereas जबकि when CPU search any data in cache memory and data is not found in the cache memory, then it is called मिस रेशियो। तब इसे क्या बोल देंगे, मिस रेशियो बोल देंगे। तो जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है, यानी जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है, ये आप कह सकते हैं जो कैश मेमोरी की परफॉर्मेंस है वो किस पर बेस्ड है, हिट रेशियो पर भी कह सकते हैं।
और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर भी कह सकते हैं। अब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट बनता है वो क्या बनता है, यही बनेगा एग्जाम में। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कॉन्सेप्ट is used in which memory? ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कॉन्सेप्ट या मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, ये बताइए। द करेक्ट आंसर इज कैश मेमोरी। और इस लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है ये भी लिख लीजिए। व्हाट इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस? आंसर इज when there is a need of memory, it occupies cache memory, but when not required it leaves। समझ में आया नहीं आया? कहिए सर नहीं आया, है ना। एक बार फिर से समझा देते हैं इसको, एक बार फिर से समझो। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब when there is a need of memory it occupies the cache memory, when not required it leaves। मतलब जब हमारा सफर पूरा हो चुका होता है, जब हम लोग किसी फ्लाइट में चढ़ते हैं, किसी ट्रेन में चढ़ते हैं, किसी बस में चढ़ते हैं, तो हम उसको घर लेकर नहीं आते, हम उससे उतर जाते हैं पेमेंट करके जब हमारी डेस्टिनेशन एंड हो चुकी होती है। इसका मतलब कि when there is a need of bus, when there is a need of flight, we occupies the space, but when there is no requirement, जब हम डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं, we leave that particular bus, train, vehicle, है ना, any of that particular vehicle। इसका मतलब कि हम कैश मेमोरी का यूज तभी करेंगे जब हमें डेटा को बहुत जल्दी सर्च करना है, और जब हमारी वो सर्च कंप्लीट हो गई तो हम कैश मेमोरी को छोड़कर उस डेटा को बाहर निकाल लेंगे, तक क्योंकि कैश मेमोरी क्या है, फास्टेस्ट है। अब यहां से एक चीज और समझ में आई क्या, कि व्हाट इज द ऑल्टरनेट ऑफ कैश मेमोरी? क्या कैश मेमोरी का कोई ऑल्टरनेट भी है? क्या कैश मेमोरी का कोई सब्स्टिट्यूट भी है? आपने कहा सर मैं तो चाय नहीं पीता, है ना, आप मेरे घर में आए, मैंने कहा क्या लेंगे, चाय लेंगे। आपने कहा नहीं मैं चाय नहीं पीता। मैं क्या कहूंगा, ठीक है फिर रहने देते हैं। यानी फिर मैं कुछ तो ऑफर करूंगा ना, मैं ये तो कहूंगा ना आपसे कि अच्छा चाय नहीं लेते तो कॉफी ले लीजिए, कॉफी नहीं लेते तो कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते जूस ले लीजिए, कुछ तो लीजिए। यस, तो इसका मतलब व्हाट इज द ऑल्टरनेट ऑफ कैश मेमोरी? द आंसर इज रैम। क्या यह जरूरी है कि सभी कंप्यूटर्स में कैश मेमोरी हो? क्या यह जरूरी है कि अगर आप लैपटॉप मार्केट में जाते हैं और लेकर आते हैं तो उसमें कैश मेमोरी हो? जी नहीं। तो इसका मतलब कैश मेमोरी इज नॉट कंपल्सरी। यह जरूरी नहीं है कि हर एक डिवाइस में कैश मेमोरी लगी हो। दैट इज नॉट नेसेसरी। जो शुरुआत में डिवाइसेस आती थी उनमें कैश मेमोरी नहीं लगी होती थी, अगर जो इंसान लगवाना चाहता था वो बाद में लगवा लेता था। लेकिन आजकल जितनी भी डिवाइसेस आती हैं उनमें कैश मेमोरी इनबिल्ड होती है, लेकिन वो हो भी सकती है नहीं भी। इट डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इट डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, बट इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट मैंडेटरी। क्या ये बात समझ में आई?
तो इसी के साथ हमारी कैश मेमोरी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब आपने समझ लिए और कैश मेमोरी कंप्लीट होती है। कोई भी क्वेश्चन है कैश मेमोरी के रिगार्डिंग तो पूछ लीजिए। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अराउंड 20 तक देवानंद आर्या। आओ जरा इसको एक बार रिवाइज करें। पहला पॉइंट, क्या कैश मेमोरी टेम्परेरी है या परमानेंट? सर टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब वोलाटाइल है नेचर में। तीसरा, ये फास्टेस्ट है, पहली रजिस्टर, दूसरी कैश है, तीसरी रैम। कैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ स्टैटिक रैम यानी एस रैम। कैश मेमोरी किसके बीच में पाई जाती है? तो एक तरफ लगा होता है प्रोसेसर जिसको सीपीयू बोलते हैं, दूसरी तरफ लगा होता है हमारा रैम यानी जिसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। इफ कैश मेमोरी इज परमानेंट, अगर कैश मेमोरी परमानेंट हो जाएगी तो गैजेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यहां पर गैजेट का मतलब क्या है? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन, है ना, कोई भी गैजेट हो सकता है। स्पीड या साइज ऑफ कैश मेमोरी को किस में मेजर करते हैं? बिट्स में यानी 0 1 में। परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी को किस में मेजर करते हैं? हिट रेशियो में या लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में। हिट रेशियो का मतलब कि अगर सीपीयू ने डेटा को सर्च किया कैश मेमोरी में और वो डेटा कैश मेमोरी में मिल गया, दैट इज कॉल्ड हिट। और अगर सीपीयू ने सर्च किया डेटा को कैश मेमोरी में और डेटा कैश मेमोरी में नहीं मिला, इसका मतलब मिस। अगर नहीं मिला तो वो किस में सर्च करेगा? रैम में। इसी बात को हमने यहां पर मेंशन भी कर दिया है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब डेटा तभी तक कैश मेमोरी में रहेगा जब तक उसकी रिक्वायरमेंट है। जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो डेटा उस कैश मेमोरी को छोड़कर चला जाएगा क्योंकि वो टेम्परेरी है। ये हो गया आपका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ कैश मेमोरी? अगर कैश मेमोरी किसी डिवाइस में नहीं होगी तो वो कैश मेमोरी का काम कौन संभालेगा? द आंसर इज रैम। वही काम जो कैश मेमोरी करती है वो कौन सी मेमोरी करेगी? द आंसर इज रैम। कैश मेमोरी इज नॉट कंपल्सरी, नॉट मैंडेटरी। ये जरूरी नहीं है कि हर एक डिवाइस में कैश मेमोरी लगी ही हो। एक क्वेश्चन आया है यहां पर जो अच्छा क्वेश्चन है, सर कैश मेमोरी और कैशे फाइल्स में क्या डिफरेंस है? आइए बात कर लेते। कैशे फाइल्स आर कॉल्ड टेम्परेरी फाइल्स, है ना, ये बात तो सही है। ये कैशे फाइल्स होती क्या है? जब भी हम अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल या इंटरनेट पर कोई भी काम करते हैं, है ना, व्हेन वी जनरेट एनी फाइल, व्हेन वी सेव एनी फाइल इन अवर कंप्यूटर, व्हेन वी डू एनी वर्क इन द कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, इस केस में क्या होता है कि कंप्यूटर उसका एक बैकअप मेंटेन कर लेता है। सपोज करिए कि आपने एक नोटपैड पर एक फाइल बनाई, अपने नाम से उस पर काम कर रहे हैं। कंप्यूटर क्या करेगा? उसकी एक कैश मेमोरी भी बना लेगा, उसका एक बैकअप भी बना लेगा। हम इंटरनेट पर जो भी काम कर रहे हैं, कंप्यूटर क्या करेगा? उसको एक रिजर्व फॉर्म में जितना भी काम हमने किया है उसका बैकअप बना लेगा। बैकअप क्यों बनाएगा? वाई द कंप्यूटर्स मेक द बैकअप? द आंसर इज, अगर इंटरनेट पर हम वो काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करेगा। क्यों? ताकि अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो हम ये जान पाए कि इस पर्सन ने इंटरनेट पर क्या क्या सर्च किया, इस पर्सन ने इंटरनेट पर क्या क्या किया। तो वो कैशे का यूज करेगा, है ना, और ये पता लगा लेगा कि इस पर्सन ने क्या क्या काम किया है फ्रॉम द डे जब से उसने कंप्यूटर को खरीदा, जब से उसने मोबाइल को खरीदा। लेकिन फाइल्स के रिस्पेक्ट में ये कैशे क्या होती है? कई बार आपने देखा होगा कि आपका कंप्यूटर जो है वो काम करना बंद कर देता है ना, इट डजंट वर्क, स्टॉप वर्किंग। अगर आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है कि आपकी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स क्या लॉस हो जाती हैं?
है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इतनी जो मेहनत करके बनाई हुई फाइल्स हैं वो लॉस हो जाए। लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इन लॉस फाइल्स को भी रिकवर कर लेते हैं, जो इन डिलीटेड फाइल्स को भी रिकवर कर लेते हैं। अगर आपका कंप्यूटर फॉर्मेट भी हो गया है ना, आपने कहा चलो अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर देते हैं, किसको क्या ही पता चलेगा कि मैंने क्या काम किया, किसको क्या ही पता चलेगा कि मैंने कौन सी फाइल पर काम किया, मैंने क्या काम किया। लेकिन मार्केट में कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पूरा डिलीट करने के बाद, जो पूरा आपके कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के बाद भी रिकवर कर सकते हैं फाइल्स को। और ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? कैशे फाइल्स को। क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, साथ ही साथ आपकी बैकअप भी मेंटेन करता रहता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस? अगर आप अपने कंप्यूटर में देखें परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, है ना, ये कहां लिखना है आपको? कमांड विंडोज प्लस आर, रन कमांड पर आप क्या लिखिए? परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। क्या होगा? आपके सामने पूरी टेम्परेरी फाइल्स खुल के आ जाएंगी जो आपके लिए किसी काम के लिए नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी डेली बेसिस पर, परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। दूसरा, विंडोज आर में ही आप टेम्परेरी लिख के देखिए, TEMP, और एंटर कर दीजिए। यहां भी आपको कई सारी टेम्परेरी फाइल्स मिलेंगी। प्रीफेच लिखिए और एंटर कर दीजिए विंडोज आर करके। यहां पर भी आपको क्या मिलेगा? टेम्परेरी फाइल्स। यानी जितनी भी आपकी बैकअप वाली फाइल्स हैं वो यहां आपको जनरेट होकर दिखेंगी कि हमारी हर एक फाइल का बैकअप बन रहा है, हमारी हर एक फाइल का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। लेकिन आप इसको डिलीट कर देते हैं ताकि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। तो अगर आप इसको डिलीट नहीं करते हैं तो रिकवरी बहुत फास्ट हो सकती है, लेकिन अगर डिलीट कर देंगे तो भी रिकवरी पॉसिबल है ना। अब कई लोग आपको ये सजेस्ट भी करते हैं कि अगर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है तो टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर दीजिए, टेम्प वाली फाइल्स को डिलीट कर दीजिए, प्रीफेच को डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने पर नो डाउट कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कुछ तेज होती है, लेकिन अगर कई बार आपको कुछ रिकवर करने की रिक्वायरमेंट हुई तो फिर ये काम थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो, और डिलीट नहीं किया तो रिकवरी आपकी काफी फास्ट हो जाती है ना। बस इतना ही डिफरेंस है। क्या ये बात समझ में आई कि कैशे फाइल्स और कैशे मेमोरी में क्या डिफरेंस है दोस्तों? आगे बात करते हैं। अब कैश मेमोरी भी हो गया, अब क्या डिस्कस करें? वर्चुअल मेमोरी और बफर मेमोरी। आओ, क्या होती है वर्चुअल मेमोरी और क्या होती है बफर मेमोरी? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। मेमोरी ये टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है। सर कैशे फाइल क्या बार बार डिलीट करनी चाहिए? देवानंद आर्य, ये काम आप नहीं करते हैं। कैशे मेमोरी को डिलीट करने का काम कंप्यूटर खुद करता है। आप चाहकर भी कैश मेमोरी को ना ही डिलीट कर पाएंगे, ना ही कोई फाइल उसमें ला पाएंगे। जो फाइल आपको बहुत तेजी से चाहिए होती है वो कैश मेमोरी में ऑटोमेटिकली आ जाती है, और जिस फाइल की रिक्वायरमेंट कम है वो फाइल ऑटोमेटिकली कैश मेमोरी से हट जाती है। कैसे? आइए एक एग्जाम्पल की मदद से भी आपको समझा सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैश मेमोरी, है ना, जैसे सपोज करिए कि एक पार्टिकुलर मूवी है जो आप बार बार देखते हैं। देयर इज अ मूवी, है ना, नेम सूर्यवंशम। है ना, सूर्यवंशम मूवी। ये मूवी कैसी है जिसको आपने बार बार देखा होगा टीवी पे, है ना। तो सपोज करिए अगर ये मूवी है सूर्यवंशम और इसको आप बार बार देख रहे हैं तो क्या होगा? आपका कंप्यूटर ये ऑब्जर्व कर लेगा कि ये पर्टिकुलर मूवी बहुत पसंद है और इसको बार बार देखा जाता है, तो वो क्या करेगा? इस मूवी को हार्ड डिस्क में से उठाकर कहां रख देगा? कैश मेमोरी में। यहां रख दी उसने। क्यों? क्योंकि आप इसको डेली बेसिस पर एक्सेस कर रहे हैं,
और डेली बेसिस पर उसको हार्ड डिस्क से निकाल कर ढूंढ के लाने में टाइम लगेगा। इसलिए जो डेली चीज एक्सेस की जाती है उसको कंप्यूटर कहां रख देता है, कैशे मेमोरी में। लेकिन अगर कंप्यूटर ने यह ऑब्जर्व किया कि आपकी मूवी का चॉइस बदल गया, बहुत समय तक आपने सूर्यवंशम मूवी को एक्सेस ना करके आपने थ्री इडियट्स मूवी देखनी शुरू कर दी, है ना। आपने कहा चलो कुछ समय के लिए थ्री इडियट्स बार बार देखते हैं। कई लोग देखते हैं मूवी को 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार, 10-10 बार देख लेते हैं, मजा आता है। अब आपका कंप्यूटर क्या करेगा, अब सूर्यवंशम जो कि कैशे मेमोरी में थी इसको यहां से हटा देगा और इसकी जगह पर क्या ले आएगा, थ्री इडियट्स। और इस सूर्यवंशम मूवी को कैश मेमोरी से हटाकर कहां ले जाएगा, हार्ड डिस्क में, कि अब यूजर को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब वो हार्ड डिस्क में आ जाए। ये काम करती है कैश मेमोरी खुद ब खुद, इसमें आपका कोई रोल नहीं होता। जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको कैश मेमोरी में ले आया जाता है और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको कैश मेमोरी से हटाकर या तो रैम में रख देते हैं, और अगर बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो रैम से हटाकर उसको हार्ड डिस्क में रख देते हैं, है ना। ये होता है पूरा प्रोसेस। क्या ये बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन और आ रहा है। क्या आ रहा है क्वेश्चन? सर ये बताइए कि जब हम कैशे मेमोरी को डिलीट करते हैं तो क्या होता है ना। जब अपने कंप्यूटर में जब हम कैशे मेमोरी को डिलीट करते हैं, नहीं, वो आप डिलीट करते हैं कैशे की टेम्परेरी फाइल्स को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने कंप्यूटर में कैशे की टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करते हैं तो परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। इट में इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर अ लिटिल बिट, है ना। 2-3% की परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन आप इसको डिलीट नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। वो सिर्फ एक बैकअप बनता है आपकी फाइल्स का टेम्परेरी बेसिस पर, जिसको फास्ट तरीके से रिकवर किया जाए बिना किसी सॉफ्टवेयर के। अगर आप बिना सॉफ्टवेयर के फाइल्स को रिकवर करना चाहते हैं तो कैश मेमोरी को या कैशे फाइल्स को कभी भी डिलीट मत करिए। लेकिन आप सॉफ्टवेयर की मदद से अगर फाइल्स को रिकवर करना चाहते हैं तो आप कैशे फाइल्स को क्या कर सकते हैं, परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रिकवरी यानी बैकअप का प्रोसेस। ठीक, समझ में आ गई बात? चलो भाई, ये तो बात समझ में आ गई। अब एग्जाम पे पहुंचते हैं भाई जल्दी जल्दी से। वर्चुअल मेमोरी क्या है? कुछ समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? ये है वर्चुअल मेमोरी, मतलब एल्यूजन ऑफ अ मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर में एक ऐसी मेमोरी होती है जो एक्चुअल में नहीं होती, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती। ये क्या है? इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब भ्रम। इल्यूजन का मतलब कि हमें लग रहा है ऐसा है लेकिन है नहीं, है ना। जैसे आपको कई बार रस्सी को देख के लगता है रात के अंधेरे में कि ये सांप है
है ना, लेकिन वो होता नहीं, वो रस्सी होती है। तो इसका मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम होना। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? इल्यूजन ऑफ अ मेमोरी, या फिर हम कह सकते हैं इल्यूजन ऑफ अ लार्ज मेमोरी। कि लार्ज मेमोरी कौन सी? रैम। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत बड़ी रैम है, जबकि ऐसा है नहीं। बड़ी रैम का होना, इस भ्रम के होने को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। नॉट फिजिकली प्रेजेंट, जो कि होती नहीं है एक्चुअली में। यूज स्पेस ऑफ रैम, रैम की स्पेस का यूज किया जाता है। रैम एज्यूम इट हैज अ मैक्सिमम मेमोरी। यूज कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। अब जरा ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल से, है ना। टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड ऑल दी अबव पॉइंट्स। सपोज करिए कि हमारे पास जो रैम का साइज है वो कितना है? 2 GB, है ना। ऐसे ही तो होता है रैम का साइज, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, है ना। इतने साइज होता है हमारे पास। हम मान लेते हैं कि हमारे रैम का साइज कितना है? 2 GB, और हमें इस पर एक गेम चलाना है। क्या चलाना है? एक गेम चलाना है। और उस गेम को रन करने के लिए जो साइज चाहिए वो चाहिए 3 GB का। यानी उसके लिए जो रैम की रिक्वायरमेंट है वो कितने जीबी के चाहिए? 3 GB की। इसका एक लाइव एग्जाम्पल भी है। जैसे अगर आप विंडोज 11 का यूज करना चाहते हैं तो विंडोज 11 कहती है कि आपके पास में 4 GB की रैम होनी ही चाहिए। विंडोज 11 को रन करने के लिए आपके कंप्यूटर में जो रैम की बाय डिफॉल्ट लिमिट है वो कितनी है? 4 GB। अगर आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम नहीं है तो आप विंडोज 11 यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या 2 GB रैम में भी विंडोज 11 चल सकती है? जी हां। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि 4 GB अगर रैम होगी तो बेटर परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन 2 GB रैम में भी विंडोज 11 चल सकती है। सर कैसे? आइए इस पर बात करते हैं। अगर हमारे गेम को रन करने के लिए 3 GB चाहिए और हमारे रैम का साइज 2 GB है, तो क्या हमारा ये गेम प्ले होगा? यस और नो? बताओ मुझे, यस और नो। अगर रैम का साइज 2 GB है और गेम का साइज 3 GB है, तो क्या इस गेम को हम प्ले कर पाएंगे? आप कहेंगे सर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर रैम का साइज 3 GB से बड़ा होता तो इस गेम को हम चला लेते। लेकिन आंसर है यस, आप इस गेम को प्ले कर पाएंगे। लेकिन जब आप इस गेम को प्ले करेंगे तो ये गेम स्ट्रक होकर चलेगा, है ना, यानी रुक रुक कर चलेगा। कई सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर लाइव में आपकी वीडियो स्टक कर गई, आपकी वीडियो रुक गई। कुछ कहते हैं सर नहीं, आपकी वीडियो प्रॉपर चल रही है। ऐसा क्यों? द रीजन इज साइज ऑफ रैम। उनका जो कंप्यूटर या उनकी जो मोबाइल में रैम है ना, उसके साइज पर भी डिपेंड करता है। अगर पुराना मोबाइल होगा तो प्रॉब्लम होगी, नया वाला मोबाइल होगा उसमें रैम ज्यादा होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज दी वन ऑफ द रीजन। लेकिन चलेगा दोनों में ही। अगर लाइव सेशन प्रॉपर आपको देखने हैं तो इसका मतलब आपको प्रॉपर रैम मेंटेन करके चलनी होगी, क्योंकि जितने भी लाइव सेशंस होते हैं वो कहां रन करते हैं? रैम पर ही तो रन करते हैं। जितने भी गेम्स आप खेलते हैं वो कहां पर चलते हैं? रैम पर ही तो चलते हैं। तो इसका मतलब कि रैम का बड़ा होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मैंने कहा रैम का साइज 2 GB है, गेम को चलाने के लिए 3 GB चाहिए, तो ये गेम चलता कैसे है? ये जो 1 GB कम पड़ रहा है ना, कितने जीबी कम पड़ रहा है इस गेम को चलाने के लिए? 1 GB। ये 1 GB जो लेस पड़ रहा है, ये रैम कहां से उधार मांग रही है? बताओ। ये जो 1 GB लेस है, इसके लिए रैम क्या करेगी? उधार मांगेगी, बैक करेगी। लेकिन किससे? किससे कहेगी कि मुझे 1 GB मेमोरी उधार दे दो, ये काम हो जाएगा तो ये मेमोरी तुम्हें वापस कर दूंगी? ये रैम किससे ये बात कहती है? रैम ये बात कहती है हार्ड डिस्क से।
क्या ये बात समझ में आई? रैम क्या कहती है हार्ड डिस्क से, सुनो भाई साहब, मुझे 1 GB मेमोरी दे दीजिए और जब मेरा काम खत्म होगा तो मैं तुम्हें ये मेमोरी वापस कर दूंगी। उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, और ये मेमोरी दे दी 1 GB की। तो अब रैम को क्या लगने लगा? रैम तो कहेगी अरे मैं तो बहुत पावरफुल हूं, मुझे 1 GB रैम चाहिए मैं हार्ड डिस्क से ले लूंगी, मुझे 2 GB चाहिए मैं हार्ड डिस्क से ले लूंगी। और रैम को लगने लगता है कि मेरे पास असीम शक्तियां हैं, मेरे पास बहुत ताकत है, मेरे पास बहुत मेमोरी है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इल्यूजन ऑफ हैविंग अ लार्ज मेमोरी दैट इज रैम, ये भ्रम होना कि मेरे पास बहुत ज्यादा रैम है, इसे बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। नॉट फिजिकली प्रेजेंट, ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती। यूज स्पेस ऑफ रैम, यानी रैम जो है वो किसका स्पेस यूज करती है? आप इसको इस तरीके से लिखिए, रैम यूजेस स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क एंड एज्यूम इट हैज लार्ज मेमोरी। है ना, यही तो लिख सकते हैं कि रैम यूजेस स्पेस ऑफ व्हाट? हार्ड डिस्क। रैम यूज कर लेती है किसकी स्पेस को? हार्ड डिस्क की स्पेस को। और ये यूज करने के बाद एज्यूम करती है कि इट हैज अ लार्ज मेमोरी, कि इसके पास इनफाइनाइट मेमोरी है। लेकिन उस मेमोरी का क्या फायदा? जो ले तो ली, जो चला तो लिया वो गेम, लेकिन वो गेम रुक रुक के चल रहा है। रैम ने कहा मुझे इससे मतलब नहीं कि यूजर को गलती हो या यूजर को परेशानी हो या नहीं, मुझे इससे क्या लेना देना। अगर यूजर के पास हिम्मत ही नहीं है ज्यादा जीबी रैम लेने की, तो मैं अगर प्रयास कर रही हूं तो इसमें क्या बुराई है ना? तो इन शक्तियों को बोला जाता है क्या? वर्चुअल मेमोरी। रैम एज्यूम्स इट हैज अ मैक्सिमम मेमोरी। यूज कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। अब ये पेजिंग और सेगमेंटेशन क्या है जरा ध्यान दो। क्या इस पूरे क्रॉस प्रोसेस में आपने ये समझा कि रैम क्या करती होगी? जब भी रैम को मेमोरी चाहिए तो वो मेमोरी को क्या करेगी? डिमांड करेगी। क्या करेगी? डिमांड करेगी कि मुझे मेमोरी दे दो। और ये डिमांड वो किससे करेगी? हार्ड डिस्क से, कि मुझे मेमोरी दी जाए। जैसे ही इसकी डिमांड फुलफिल होगी, इसमें डेटा क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें मेमोरी क्या कर दी जाएगी? मेमोरी ट्रांसफर कर दी जाएगी हार्ड डिस्क से रैम में। जब हार्ड डिस्क से रैम में मेमोरी को ट्रांसफर किया गया, दिस इज कॉल्ड पेजिंग। हार्ड डिस्क ने क्या किया? अपनी 1 GB मेमोरी किसको ट्रांसफर कर दी? रैम को। और इस प्रोसेस में क्या हुआ? पेजेस का ट्रांसफर हुआ हार्ड डिस्क से रैम में, और इस प्रोसेस को क्या कह दिया गया? पेजिंग। इसका मतलब कि इस पेजिंग को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पेजिंग मींस ट्रांसफर ऑफ फाइल्स फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। बोलो, जब रैम ने डिमांड किया कि मुझे मेमोरी की रिक्वायरमेंट है हार्ड डिस्क से, और हार्ड डिस्क ने क्या किया? ट्रांसफर इफ फाइल्स फ्रॉम ट्रांसफर फाइल्स, इफ नहीं, ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। हार्ड डिस्क ने रैम पर फाइल्स को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। लेकिन क्योंकि रैम तो टेम्परेरी है, तो क्या हार्ड डिस्क की उस मेमोरी को परमानेंट रखेगी? नहीं। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा, ये ट्रांसफर दोबारा होगा। एज सुन एज दी वर्क इज फिनिश, जैसे ही वो उस ऐप का यूज करना, वो उस गेम को यूज करना बंद कर देगा पर्सन, तब क्या होगा? तब उस केस में ये जो ट्रांसफर ऑफ फाइल्स है फ्रॉम क्या हो जाएगा? रैम टू हार्ड डिस्क। बोलो, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपको सपोज करिए कि 500 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, है ना? यू नीड 500 रुपीज।
तो आपने अपने दोस्त से कहा भाई जरा 500 रुपये मुझे उधार दे दो, उसने कहा ठीक है ले लो, और आपको लगने लगा मैं तो बड़ा अमीर हूं, मुझे जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं अपने पापा से ले लेता हूं, अपनी मम्मी से ले लेता हूं, अपने भाई से ले लेता हूं, अपने दोस्तों से ले लेता हूं, है ना, मेरे पास तो पैसा ही पैसा है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? जी नहीं, है ना। आप उधार लेते हैं, आप मांगते हैं उनसे कि हमें 500 रुपीज दे दीजिए, और जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट खत्म हुई, जैसे ही आपके पास में 500 रुपए आए, आपने वापस उसको दे दी। तो यही तो है पेजिंग का कॉन्सेप्ट, कि यहां पर पेजेस क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रांसफर पेजेस या फाइल्स फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, एंड ट्रांसफर फाइल्स और पेजेस फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेजिंग। बोलो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो एग्जाम में अगर कहीं भी आपको पेजिंग दिख जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल मेमोरी। कहीं पर भी इल्यूजन दिख जाए, भ्रम होना ज्यादा रैम का, तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल मेमोरी। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती? वर्चुअल मेमोरी। रैम किस मेमोरी का यूटिलाइज करती है, या रैम किस मेमोरी किस स्पेस का यूज करती है वर्चुअल मेमोरी के लिए? तो आंसर होगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किसको स्पेस देती है वर्चुअल मेमोरी के केस में? रैम को देती है। किसको लगने लगता है कि मेरे पास बहुत भारी मेमोरी है, बहुत बड़ी मेमोरी है? रैम को लगने लगता है। रैम assume it has a maximum memory and use concept of paging and segmentation। बोलो सर हमें पेजिंग तो समझ में आ गया, लेकिन ये सेगमेंटेशन क्या होता है ये भी बता दीजिए, है ना, ये भी बताइए। आओ जरा समझते हैं। सपोज करिए कि आपको 500 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, आपके दोस्त ने कहा बिल्कुल मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, उसने कहा ठीक है। लेकिन उसने, आपके दोस्त ने पूछा एक चीज बताओ कि तुम्हें अभी कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है? आपने कहा अभी तो हमें 200 की रिक्वायरमेंट है। उसने कहा ले लो। उसने कहा बाकी 300 की रिक्वायरमेंट कब होगी? उसने कहा कल होगी। अभी तो मुझे 200 की रिक्वायरमेंट है, 300 की रिक्वायरमेंट कल होगी। तो उसने कहा ठीक है, ये 300 रुपए मैं तुम्हें कल दे दूंगा। यानी ये 500 रुपए पूरे ना देकर आपके दोस्त ने आपको रुपए कब दिए? एज पर दी रिक्वायरमेंट। रुपए तो 500 ही दिए, लेकिन क्या ये रुपए टुकड़ों में दिए गए? क्या ये रुपए इंस्टॉलमेंट में दिए गए? क्या ये रुपए आपकी रिक्वायरमेंट पर दिए गए? जी हां। दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। सेगमेंट मतलब बांटना। अब आओ जरा इसको कंप्यूटर के सेंस में समझते हैं कि सेगमेंटेशन क्या है। कंप्यूटर के सेंस में अगर सेगमेंटेशन की बात करें तो इट मींस, समझ गए होंगे वैसे आप लोग, हार्ड डिस्क assign memory space to RAM as per the requirement। क्या ये बात समझ में आई? हार्ड डिस्क असाइन करेगी मेमोरी स्पेस किसको? रैम को, लेकिन एज पर दी रिक्वायरमेंट। अगर उसे 1 GB रैम की शॉर्टेज पड़ रही थी, है ना, अगर उसे 1 GB रैम की शॉर्टेज पड़ रही थी, तो क्या ये 1 GB रैम एक ही समय पर एलोकेट कर दी गई? जी नहीं। इस 1 GB रैम में हो सकता है कुछ रैम पहले एलोकेट की गई हो, बाकी की रैम बाद में एलोकेट की गई हो, और इस सेगमेंट को, इस डिवीजन को क्या बोला गया? दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। बोलो तो क्या आपको यह समझ में आ गया कि व्हाट इज पेजिंग? पेजिंग का मतलब डेटा का ट्रांसफर होना, मेमोरी स्पेस का ट्रांसफर होना फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, और जब रैम को नीड हो गई तो उसने रिटर्न कर दिया फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क, है ना, दिस इज कॉल्ड पेजिंग। लेकिन ये जो फाइल्स, ये जो मेमोरी स्पेस की बात हो रही है, ये एक साथ एलोकेट की गई तो इसको पेजिंग कह दिया गया। और अगर इसको सेगमेंट में एलोकेट किया गया, इसे पोर्शंस में एलोकेट किया गया, तो इसे सेगमेंट कह दिया गया। अगर इसे इंस्टॉलमेंट में दे दिया गया तो ये सेगमेंट कह दिया गया,
और अगर ये वन टाइम दे दिया गया तो इसको पेजिंग कह दिया गया। समझ में आ गया? वन टाइम पेमेंट पेजिंग, इंस्टॉलमेंट में देना लेकिन उतना ही अमाउंट देना, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। आई होप कि अब पूरे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो अब मैं मान के चलूं कि आपको कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है, वर्चुअल मेमोरी भी समझ में आ गया, बफर मेमोरी समझ लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल की तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, हटा देते हैं। बफर मेमोरी ज्यादा नहीं होती, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बफर मेमोरी भी कैसी है? टेम्परेरी है ना? दिस इज ऑल्सो अ टेम्परेरी मेमोरी। पॉइंट नंबर 1 तो सेम है। बफर मेमोरी क्या करती है? ये यूज तब होती है जब इंटरनेट का हम लोग यूज करते हैं, यानी इंटरनेट के दौरान ही बफर मेमोरी का यूज किया जाता है। व्हेन वी यूज द इंटरनेट देन बफर मेमोरी इज यूटिलाइज। लेकिन क्यों? आइए समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है ये। सपोज करिए कि एक सॉन्ग है ना, एक म्यूजिक है। आप उस गाने को क्या कर रहे हैं? डाउनलोड कर रहे हैं, है ना, टेलीग्राम से या फिर आप व्हाट्सएप से। आपको किसी ने व्हाट्सएप पर एक गाना भेजा और आप उस गाने को, उस मूवी को क्या कर रहे हैं? डाउनलोड कर रहे हैं। सपोज करिए कि वो सॉन्ग जो है, वो गाना जो है, मान लेते हैं 500 MB का है। ठीक, अब आप इस सॉन्ग को तभी सुन सकते हैं जब ये पूरा डाउनलोड हो जाए, या आप इस सॉन्ग को तब भी सुन सकते हैं जब ये कुछ डाउनलोड हुआ हो, तब भी आप सुन सकते हैं। साथ साथ सुन भी रहे हैं, साथ साथ डाउनलोड भी हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है या नहीं, मुझे बताओ। क्या इस 500 MB का गाना जो आपके व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आया है, क्या इसको आप तभी सुन सकते हैं जब ये पूरा डाउनलोड हो जाए? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या आप तब सुन सकते हैं जब ये डाउनलोड हो रहा है, उस दौरान ये डाउनलोड भी हो रहा है और आप सुन भी पा रहे हैं? क्या होता है मुझे बताओ। होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आपने डाउनलोड में लगाया उस सॉन्ग को, अगर ये डाउनलोड 20% हो जाए, 100 में से कितने परसेंट? 20%, तो आप इस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं डाउनलोडिंग के दौरान ही, है ना। टेलीग्राम में भी ऐसा होता है, व्हाट्सएप पर भी ऐसा होता है, और इंटरनेट पर डाउनलोडिंग के दौरान भी किसी कई वेबसाइट्स में ऐसा होता है। लेकिन कितने परसेंट? 20%। जब ये 20% आपका डाउनलोड हो जाता है तो वो पहले वाला चलने लगता है 20%। फिर जब तक आप 20% सॉन्ग सुनते हैं, फिर वो 20% हो जाता है, फिर आप आगे वाला सुन लेते हैं। तो इस तरीके से डाउनलोडिंग के दौरान भी आप इस सॉन्ग को सुन सकते हैं। इसका मतलब क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। जब आप किसी भी सॉन्ग को डाउनलोड करते हैं, इसका मतलब कि वो सॉन्ग कहां पर है? हार्ड डिस्क में। क्योंकि डाउनलोडिंग के दौरान वो सॉन्ग कहां रहता है? हार्ड डिस्क में। और जब आप उसको प्ले करते हैं तो प्ले करने पर वो जो आपका सॉन्ग है वो कहां चला जाता है? रैम में। क्या ये बात समझ में आई? जब आप उसको प्ले करते हैं तो वो रैम में चला जाता है, जब आप डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वो कहां रहता है? हार्ड डिस्क में। और ये हार्ड डिस्क से रैम का सफर तय करता है किसमें? बफर मेमोरी में। लेकिन इस बफर मेमोरी में होता क्या है? यहां पर जो मेमोरी यूज होती है बफरिंग के केस यानी इंटरनेट के केस में, वो मेमोरी यूज होती है आपकी रैम, ना कि हार्ड डिस्क। अरे बफर मेमोरी का मतलब क्या है? अभी आप कहेंगे सर वीडियो आपका बफर कर रहा है, तो ये बफर करने का मतलब क्या है? बफर करने का मतलब ये है
या तो आपकी रैम कम है या तो इंटरनेट की स्पीड कम है ना, इसीलिए तो बफर करता है। या तो आपकी इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज है, रैम का साइज कम है, रैम का साइज ज्यादा है, इंटरनेट की स्पीड कम है। इन दोनों रीजन की वजह से क्या करेगा, बफर करेगा। अगर मेरे इंटरनेट की स्पीड कम होगी तो भी बफर करेगा, और अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड कम होगी तो भी बफर करेगा। लेकिन इस बफरिंग करने के दौरान जो हमारा डेटा है वो कहां कंज्यूम हो रहा है, कहां स्टोर हो रहा है, तो आंसर है रैम में। क्योंकि इस समय जो आप वीडियो देख रहे हैं वो कहां देख रहे हैं, रैम ही पर तो देख रहे हैं। बोलो, इस समय जो आप वीडियो देख रहे हैं वो कहां देख रहे हैं, रैम पर। इसका मतलब कि बफर मेमोरी में जो स्पेस मांगी जाती है, जो स्पेस बेग की जाती है, जो स्पेस उधार मांगी जाती है, वो स्पेस किसकी होती है, रैम की। रैम से कहते हैं कि अगर तुम ज्यादा होगी तो बफर नहीं करेगा, तो बफर मेमोरी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। यानी जब आप किसी भी वीडियो को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोडिंग के दौरान कौन सी मेमोरी यूटिलाइज हो रही है, रैम मेमोरी। जब आप प्ले कर रहे हैं तो भी कौन सी मेमोरी यूटिलाइज हो रही है, रैम मेमोरी। तो बफर मेमोरी क्या कहती है कि जब तक आप किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं या डाउनलोड करते हैं, हम आपके डेटा को टेम्परेरी मैनेज करके रखेंगे। यानी बफर मेमोरी किससे मेमोरी उधार मांग रही है, रैम से। लेकिन वर्चुअल मेमोरी किससे मेमोरी उधार मांग रही थी, बताओ, हार्ड डिस्क से। वर्चुअल मेमोरी के केस में रैम उधार मांग रही थी किससे, हार्ड डिस्क से। लेकिन बफर मेमोरी के दौरान आपका बफरिंग ना हो, आपका जो डेटा है वो पार्टिकुलर चलता रहे अच्छे तरीके से, यहां पर किसकी रिक्वायरमेंट है, रैम की। बस यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्या, जरा ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन ये आता है, इन बफर मेमोरी इंटरनेट uses data space of which memory? In buffer memory, internet uses data space of which memory by which you can avoid buffering, जिसकी मदद से आप बफरिंग अवॉइड कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा बफर, और आपको याद आ गया कि बफर का अंत किससे हो रहा है, आर से। आर का मतलब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, रैम। तो मेरे साथ बोलो, बफर रैम, बफर रैम, बफर रैम, वर्चुअल हार्ड डिस्क, वर्चुअल हार्ड डिस्क, वर्चुअल हार्ड डिस्क। यानी वर्चुअल मेमोरी के केस में जो स्पेस मांगी जाएगी वो कौन मांग रहा है, रैम। लेकिन किसकी स्पेस मांग रहा है, हार्ड डिस्क से, कह रहा है मुझे स्पेस दे दो। लेकिन बफर मेमोरी के केस में इंटरनेट स्पेस मांग रहा है, किससे मांग रहा है, रैम से। कह रहा है मुझे स्पेस दे दो ताकि मैं फाइल्स को डाउनलोड कर पाऊं, ताकि मैं वीडियो को प्ले कर पाऊं, ताकि यूजर मेरी वीडियोस को देख पाए। दिस इज द केस ऑफ बफर मेमोरी। क्या ये बात समझ में आई? तो स्पेस बैक की जगह पर यहां हम लिखते हैं स्पेस टेकन फ्रॉम। स्पेस किससे ली जा रही है, रैम से। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, बफर मेमोरी इज द टेम्परेरी मेमोरी। ये भी टेम्परेरी है, जब तक इंटरनेट का यूज होगा तब तक बफर मेमोरी का यूज होगा। एज सुन एज इंटरनेट का यूज होना बंद, बफर मेमोरी का यूज होना बंद। किसमें यूज होता है, इंटरनेट में। स्पेस कहां से ली जाती है, टेकन फ्रॉम द रैम, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बफर मेमोरी। तो बफर मेमोरी का केस भी सॉल्व हो गया। तो आज के सेशन में वर्चुअल मेमोरी भी समझ में आया और बफर मेमोरी भी समझ में आया। बचा क्या भाई, देख लेते। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, है ना, ये दो डिस्क बची हैं आपकी, और इसके बाद आपका ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इन पर बात करेंगे।
और साथ में बात करेंगे मेमोरी यूनिट्स के बारे में, है ना, मेमोरी इकाइयां, मेमोरी यूनिट्स। बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाते चलो, है ना, इतना टफ नहीं है। कॉन्सेप्ट को इसीलिए समझा रहे हैं कि क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं, क्वेश्चन को 2-3 लाइन में पूछ लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन यही होगा, लेकिन क्वेश्चन को 2-3 लाइंस में फ्रेम किया गया होगा। कैसे? बफर मेमोरी इज अ टेम्परेरी मेमोरी, it is used in internet to download the data from the internet. In buffer memory which memory is utilized, है ना। देखो क्वेश्चन को 3 लाइनों में कर दिया, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब कैंडिडेट रीड कर रहा होगा तो उसका टाइम कंज्यूम होगा, और ये लोग पहली बात तो चाहते ये हैं कि आपका टाइम कंज्यूम हो रीड करने में। अब आंसर पूछा गया होगा, लेकिन जो होशियार होगा, जिसने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा होगा, वो क्या करेगा? क्वेश्चन में देखेगा बफर मेमोरी, बफर मेमोरी देखा, उसको पता है बफर का मतलब रैम, तुरंत आंसर लगाएगा रैम। उसको ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्वेश्चन 2-3 लाइन में था, उसने देखा वर्चुअल मेमोरी, समझ गया कि वर्चुअल मेमोरी में किसका यूज हुआ होगा? हार्ड डिस्क का, तो उसने आंसर लगा दिया यूज स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क। अगर वर्चुअल मेमोरी में यह पूछा गया होगा कि वो कौन सी मेमोरी के स्पेस को यूटिलाइज करता है, तो आंसर हो जाएगा रैम, अदरवाइज आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। तो बस इतना सा क्लू चाहिए आपको आंसर करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन वो कैसे फ्रेम करते हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। क्लियर है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।